गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 जून और आज का हम लोग जो है पहले लूसेंट बिहार स्पेशल देखेंगे लूसेंट का, उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का डेली करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है। तो कल हमने जो है देखा बिहार का भूगोल और बिहार के भूगोल में जो है देखा भौगोलिक स्थिति, बिहार की भौगोलिक स्थिति, साथ ही साथ हमने जो है बिहार का भौतिक विभाजन और भूगर्भिक विभाजन देखा। तो ये पूरा का पूरा जो है हम कल के वीडियो में बहुत ही अच्छे से किए हुए हैं आप, और उससे प्रश्न जो है बिहार के एग्जामों में रहता ही है, तो आप लोग जो है उसको जरूर देखें उस वीडियो को, कल के वीडियो को। आज जो है हम लोग बिहार की जलवायु को करेंगे। तो बिहार की जलवायु चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु के अंतर्गत जो है हम पहले देख लेते हैं जलवायु के बिहार को प्रभावित करने वाले तथ्य। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के निकट स्थित है और पूर्व से पश्चिम की ओर खुला हुआ है, जिससे होकर मानसून की आर्द्र हवाएं पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में पश्चिम की ओर से और एवं सर्दियों में ठंडी हवाएं जो है बिहार के मैदान में चलती है। हम ये आपको बता दें कि बिहार के उत्तर में जो है हिमालय का क्षेत्र पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ है जैसे बिहार का जो है पश्चिमी चंपारण में हिमालय का कुछ पार्ट पड़ता है, उसके बाद जैसे जाते हैं नेपाल, तो हम जो वहां पे हिमालय का पार्ट देखते हैं। उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है बिहार का, आप इस तरह से बिहार को देखें तो यहाँ हिमालय का क्षेत्र और ये जो मैदानी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा खुला हुआ है, और ये दक्षिणी में भाग में जो है कुछ कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ये सारे तथ्य जो है प्रभावित करते हैं बिहार की जलवायु को। यहाँ पर हम ये भी बता दें जलवायु क्या होता है। तो जब किसी भी क्षेत्र का जो है 20 से 25 साल की जो है एक औसत मौसमी घटना जो है वो जलवायु कहलाती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी में बिहार के संदर्भ में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित बिहार का पूर्वी भाग पश्चिमी बंगाल के समान आर्द्र है, और इसके पश्चिमी भाग जो है बिहार का पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उष्ण है। ये भी जो है पूछा जा चुका है। जो बंगाल मतलब पूर्वी बिहार है वो आर्द्र जलवायु है पूर्वी बिहार का, जबकि पश्चिमी बिहार जो है जो कि यूपी से सटता है वो उष्ण जो है जलवायु है। ये पूछा जा चुका, इसको याद रखेंगे। राज्य के अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जो है बिहार की पूरी जलवायु को उपोष्ण जलवायु की स्थिति है, ये भी याद रखेंगे। अगर जो अक्षांश के विस्तार के आधार पर बोला जाता है तो बिहार की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। आगे देखते हैं हम लोग बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं उपोष्ण जलवायु भी बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। बंगाल की खाड़ी के निकट रहने के कारण राज्य की जलवायु मतलब बिहार की जलवायु पर खाड़ी से आने वाले चक्रवात का विशेष प्रभाव पड़ता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के क्षेत्र में विकसित होने वाले निम्न दाब का विस्तार पूर्व में बिहार झारखंड से उड़ीसा तक जो है हो जाता है, और वहीं पर बिहार राज्य में सर्दियों में जो है भूमध्य सागरीय अवदाब की पूर्वी सीमा और ग्रीष्म कालीन पश्चिम से आने वाली गर्म लू की भी
पूर्वी सीमा पर जो है प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम देखेंगे कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसका प्रभाव भी जो भूमध्य सागरीय चक्रवात चलती है उसका प्रभाव भी जो है बिहार पर पड़ता है। कम समय के लिए ही पड़ता है लेकिन पड़ता है। अब हम जो है बिहार की जो है वर्ष में बिहार में 3 प्रकार के जो है मौसम होते हैं, हालांकि 4 प्रकार के होते हैं। एक ग्रीष्म ऋतु जो कि मध्य मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, शरद ऋतु जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य फरवरी तक, वहीं मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच जो है बसंत ऋतु रहता है, बसंत ऋतु रहता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे बसंत पंचमी जो है बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। तो अब हम लोग जो है पहले एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीष्म ऋतु को देखते हैं, और ग्रीष्म ऋतु का काल क्या है, मध्य मार्च से जो है मध्य जून तक रहता है, और अप्रैल माह से दिन का तापमान जो है काफी बढ़ने लगता है, मध्य जून तक रहता है ये ग्रीष्म ऋतु बिहार में। यहाँ मई माह जो तापमान सर्वाधिक रहता है। मई माह का औसत तापमान जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बहुधा बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के मई जून पहुंचने पर तूफानी वर्षा भी जो है होती है। राज्य में धूल भरी आंधियों के अलावा गर्म हवा चलती है, जिसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ये हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, और पठारी भाग में इनका तापमान जो है कम हो जाता है। और राज्य के गया जिले में सर्वाधिक तापमान रहता है। ये भी बार बार पूछा गया, तो इसको भी या अभी ही रट लेंगे कि गया में जो है सर्वाधिक तापमान बिहार में पड़ता है। अब आते हैं वर्षा ऋतु। बिहार में इस मौसम का प्रारंभ मानसून के आगमन के साथ जो है होता है, और मध्य जून से अगर जो डेट बोले तो 15 जून जो है ये बिहार में मानसून आने का एक डेट है। हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक डेट जो है 15 जून है। तो मध्य जून से शुरू हो जाता है, लेकिन यह जुलाई अगस्त माह अत्यधिक वर्षा वाले माह के रूप में जाना जाता है। और बिहार में जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का उपहार है, अर्थात सबसे ज्यादा जो है बारिश बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये भी पूछा जा चुका है, तो इसको भी रट लेंगे, अन्य एग्जामों में बिहार के पूछा जा सकता है। राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घटती चली जाती है। अब हम इसको एक तरह से लें कि ये अगर जो बिहार है, तो बिहार में क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं तो बारिश जो है ये घटने लगती है उत्तर से दक्षिण की ओर। उसी प्रकार जो है क्या होता है कि जब हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं बिहार में, तो बारिश जो है घटने लगती है। इस प्रकार सबसे ज्यादा बारिश किस साइड होगा, पूर्वी भाग में होगा। सबसे कम बारिश किस भाग में होगा, पश्चिमी भाग में होगा। वहीं सबसे ज्यादा बारिश उत्तर दक्षिण में देखेंगे तो उत्तर में जो है ज्यादा होगा और दक्षिण में कम होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, किशनगंज में होती है। ये भी आप लोग रख लेंगे, ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्भव हिंद महासागर से होता है, जो अरब सागर होता हुआ लगभग मध्य जून में बिहार तक जो है पहुंच जाता है। मध्य अक्टूबर तक राज्य के मैदानी भागों में पर्याप्त वर्षा होती है, और इसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह शीतल हो जाता है, और मंद गति से हवाएं जो है विपरीत दिशा में बहने लगती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये बिहार है, और बिहार में जो है ये बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो है अक्टूबर में धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है, और ये जो है ये बारिश वाली हवा जो है ये
उल्टा चलने लगती है। तो इसी को जो है मानसून का लौटना कहते हैं, मानसून का लौटना, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इसके साथ ही मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा बहना प्रारंभ हो जाता है, जो कि शरद ऋतु के आगमन का संकेत है। अब हम लोग बिहार में शरद ऋतु की स्थिति देखते हैं। शीत ऋतु जो है, राज्य में मानसून की समाप्ति होते ही आर्द्रता और रात में भरपूर ओस पड़ने पर तापमान कम होने लगता है। इससे पश्चिम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, जिसे पछुआ बयार कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये बिहार है और बिहार में जो है क्या होता है, लौटती हुई मानसून होती है। लौटती हुई मानसून के साथ साथ क्या होती है, ओस भी गिरने लगती है, आर्द्रता भी बढ़ जाती है। और चूंकि ये पश्चिम से हवाएं आती है तो इसलिए इसको पछुआ बयार भी कहा जाता है। समझ में आ गया पछुआ बहार क्यों कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि मध्य अक्टूबर के बाद राज्य में शीत ऋतु आ जाती है और नवंबर तक जो है तापमान 19 डिग्री से 22 डिग्री तक जो है पाया जाता है, जबकि जनवरी माह में जो औसत तापमान न्यूनतम 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10.5 सेंटीग्रेड तक जो है पहुंच जाता है। एक इम्पोर्टेंट तथ्य बिहार के संबंध में 2-3 बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। कोपेन ने बिहार का जो है जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो उत्तरी कोपेन के अनुसार जलवायु विभाजन में बिहार का उत्तरी भाग को CWG कैपिटल में, जी स्मॉल में, वहीं दक्षिणी भाग जो है AW जलवायु के अंतर्गत रखा है। इसको अभी ही रट लेंगे, CWG उत्तरी, AW दक्षिणी, कोपेन, ऐसे रट लेंगे। ये पूछा जा चुका है 2 बार और भी अन्य एग्जामों में पूछा जाएगा। थॉर्नवेट ने बिहार के अधिकांश भागों को CA.W के रूप में और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CBW क्षेत्र में बांटा है। ये भी आप लोग रट लेंगे। त्रिवर्था ने लगभग आधे उत्तरी भाग को CAW और आधे दक्षिणी भाग को AW में बांटा है। ये तीनों जो है याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेट जोन। तो बिहार को कृषि जलवायु 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ये कृषि जलवायु क्षेत्र है और ये भी याद रखेंगे, ये 4 जो है पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्वी मैदान, दक्षिण पश्चिम का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण पश्चिमोत्तर का मैदान में जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट करीब 12 जिले जो है रखे गए हैं। एक बार देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज। वहीं पूर्वी में जो है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज रखा गया है। दक्षिण पश्चिम में जो है नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर को रखा गया। दक्षिण का पठारी में बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय और शेखपुरा रखा गया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो है इस तरह के पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार की जलवायु प्रदेश को। बिहार की जलवायु प्रदेश को जो है इसको भी 4 भाग में बांटा गया। उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश और मध्यवर्ती प्रदेश। इस तरह जो है इसको बांटा गया है। अब हम लोग जो है थोड़ा वर्षा वितरण के बारे में देख लेते हैं, जो कि पूछा जाता है। तो बिहार में वर्षा का वितरण किस प्रकार है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार राज्य में वार्षिक वर्षापात का औसत जो है
999.4 मिलीमीटर है, है। राज्य में वर्षा का वितरण प्रायः असमान है। बिहार के मैदानी भाग में जहां 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अर्थात आप जैसे उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे, उत्तर और पश्चिमी, मान लीजिए ये बिहार है और ये है उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र, तो उस क्षेत्र में जो है कितना 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। और जो है उत्तर पूर्वी इस भाग में किशनगंज में, वहां पर भी जो है 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ बारिश होती है? किशनगंज में बारिश होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, किशनगंज क्षेत्र में होने वाली उच्च औसत वर्षा का संबंध पूर्वी मानसून में नॉर्वेस्टर से होने वाली वर्षा है। कुछ हिमालय की ऊंचाई और उससे इसकी निकटता से भी इस क्षेत्र में बारिश होती है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में, जो कि बिहार को प्रभावित करती है। बिहार में होने वाली वर्षा मुख्यतः हिंद महासागर से उत्पन्न होने वाली बंगाल की खाड़ी में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से हवा से जो है बारिश होती है, और करीब 85% बारिश जो है बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये ध्यान में आप लोग जो है जरूर रखेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बिहार के कृषि को काफी प्रभावित भी करता है। आगे मानसून की वापसी प्रायः जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होता है। ये हम अब ऊपर भी बताए हैं। और इसको जो ऐसे आप लोग समझें कि मान लीजिए ये बिहार है, बिहार में जो है उत्तर पश्चिम जो है पश्चिम जब लौटते मानसून आता है, मानसून की वापसी आता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलने लगती है, और इसी घटना को में जो है आर्द्रता बहुत रहती है, मॉइस्चराइजर, और वो बारिश करवाती है। तो इसको जो है बिहार में लौटते हुए मानसून के रूप में जाना जाता है। और उत्तर पूर्वी भाग में 100 मिलीमीटर वर्षा होती है, और उत्तर पश्चिम भाग में जो है 25 मिलीमीटर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। और बिहार में शरदकालीन धान को तैयार होने तथा रबी फसल के लिए जो है ये काफी प्रभावित भी करता है। अब आते हैं हम लोग शीतकालीन वर्षा के बारे में। शीतकालीन वर्षा जो है ये भूमध्य सागर अवदाव, भूमध्य सागर में जो चक्रवातें उठती है, उस चक्रवातों के अवदाव से जो है जनवरी और फरवरी माह में जो है करीब 2 से 4 दिन जो है बारिश बिहार के क्षेत्र में होती है। ये मुख्य रूप से जो है भूमध्य सागर से बारिश बिहार के जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में, पश्चिमी यूपी में ज्यादातर होती है। लेकिन कभी कभी ये जो है ये बारिश बिहार तक चली आती है, तो इसलिए जो है इसको गिना जाता है। ये 10 मिलीमीटर वर्षा होती है, और कुछ क्षेत्रों में 25 मिलीमीटर भी वर्षा होती है बिहार के क्षेत्र में, और खास करके बिहार के पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में। तो ये था शीतकालीन वर्षा। ग्रीष्मकालीन वर्षा, जिसको कि हम लोग जानते हैं प्री मानसून के रूप में, मानसून से पहले होने वाली बारिश के रूप में भी जानते हैं, जो कि मार्च और मई में जो है होता है। और ये बारिश जो है 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक जो है वर्षा होती है। तो ये था आप लोगों का बिहार की जलवायु से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे कि आप लोगों को ध्यान में देना है। जो इम्पोर्टेंट तथ्य बोले हैं उसको तो आपको रट ही लेना है, क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है। अब कल जो है हम लोग बिहार के अफवाह प्रणाली नदी के बारे में जो है डिटेल्स देखेंगे। आज जो है अब करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के आज के करंट अफेयर्स में है कि हाल ही में जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का जो है
एग्जाम लिया गया था, उसमें पेपर लीक का मामला आया था और उसी को जो है उसी की जांच के लिए और प्रवेश परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन जो है भारत सरकार द्वारा किया गया है, या कहें शिक्षा मंत्रालय की द्वारा किया गया है। और इस उच्च स्तरीय समिति का हेड जो है के राधाकृष्णन, जो कि इसरो के अध्यक्ष भी पूर्व में रह चुके हैं। और इस समिति में जो है 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य तो में से राधाकृष्णन जो हैं अध्यक्ष हैं, उसके बाद रणदीप गुलेरिया हैं जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। हैदराबाद के कुलपति जो है विजय राव हैं। IIT मद्रास के जो है राम मूर्ति हैं। उसके बाद जो है पीपल स्ट्रांग और कर्मयोगी भारत के संस्थापक पंकज बंसल, IIT दिल्ली के डीन जो हैं आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल। तो ये जो हैं इसके सदस्य हैं। पूरी समिति में 7 सदस्य हैं जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं हेड हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि NTA की कार्यप्रणाली या और UGC नेट आदि परीक्षाओं में लीक जो हुआ उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो है किस तरह सुधार किया जाए, उसके लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठित की उसके सदस्य और अध्यक्ष के नाम जो आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है और पूछे जाने की संभावना, इसको तो रट लेंगे आप लोग कि सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति में महिला आरक्षण देने वाला राज्य जो है उत्तराखंड प्रथम राज्य बन गया है। उत्तराखंड में मातृशक्ति के वंदन की कड़ी में धामी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए प्राथमिक से लेकर शीर्ष सहकारी समिति के प्रबंधन समिति में सदस्य और सभापति के पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है सुनिश्चित किया है। और ये भी आपको यहाँ पर बताते चलें कि इसके लिए उत्तराखंड सहकारी समिति संशोधन नियमावली और राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, ये किसी न किसी में पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है शोध करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने से भारत जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। मतलब महिलाओं के द्वारा शोध करने के लिए जो है अब ये तीसरे स्थान पर आ गया है। भारतीय महिला शोधकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका नतीजा है कि भारत महिलाएं शोधकर्ताओं की वृद्धि दर मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर जो है आ गया। इससे भारत में लैंगिक समानता के लिए किए जा रहे प्रयासों में सकारात्मक असर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर शोध के क्षेत्र में लैंगिक समानता का लक्ष्य काफी दूर है। तो यहाँ पर आप लोग जो है याद रखेंगे कि जो शोध में है ये तीसरे पे जो है भारत आ गया है। अगला आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत में जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी आई हुई हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भारत और बांग्लादेश के बीच डिजिटल समुद्री अर्थव्यवस्था समेत जो है कई अहम मुद्दों पे जो है समझौते की बात कही गई है। और इसी कड़ी में आप लोग देखेंगे कि जो है तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भी जो है ये हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये प्रश्न हालांकि पूछा भी जा चुका है कि तीस्ता जल विवाद जो है किन किन देशों के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये याद रखेंगे। और हैदराबाद हाउस दिल्ली में शेख हसीना से जो है PM नरेंद्र मोदी ने
मुलाकात की और साथ ही बांग्लादेश पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर जो है बातचीत भी हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है कि तापस ड्रोन जो है जिसको कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है, इसको जो है अब नौसेना द्वारा खरीदा जाएगा 4 तापस ड्रोन। तो तापस ड्रोन जो है कौन विकसित किया है? DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि इसमें जो है DRDO और जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है इसने भी इसमें सहयोग दिया है। तो ये याद रखना कि तापस ड्रोन भारत में बनाया गया है और नौसेना ने इसका उपयोग और किसने मिलकर बनाया, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अभी हाल ही में जो है एक सूक्ष्म शैवाल की नई प्रजाति जो है खोजी गई है, वो भी कहाँ? पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट आप देखते हैं ये भारत का दक्षिणी भाग है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर जो है सूक्ष्म शैवालों की नई प्रजाति खोजी गई और उस प्रजाति का नाम है इंडिकोनेमा नाम रखा गया है। और यह प्रजाति जो है डायटम प्रजाति गोम्फोनामाइड समूह की जो है प्रजाति है। तो इंडिकोनोमा ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है इससे पहले जो है एक फ्रॉग जो है वो मिला था पश्चिमी घाट पर और वो जो है पूछ लिया गया था। तो ये शैवाल की एक नई प्रजाति मिली है पूर्वी घाट पर, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।